जय वतन, जय वतन, इस पर हुकूमत, इस पर हुकूमत, इसकी हिफाजत, इसकी हिफाजत। कभी कभी तारीख ऐसे गुमनाम इलाकों से जन्म लेती है जिनके आंगन में ख्वाब दबाने की कोशिश की जाती है, मगर वो ख्वाब ऐसी चंगारियां बनकर भड़क उठती हैं कि तारीख उन्हें हमेशा अपने औराक में समेट लेती है। जब ये ख्वाब आज़ादी के हों तो ये किसी एक कौम, किसी एक नजरिए और किसी ज़मीन के पाबंद नहीं होते। बरसगीर अभी आज़ादी की तपश में सुलग रहा था। हिंदुस्तान की गलियों में इनकलाब जिंदाबाद के नारे गूंजते थे और दूसरी तरफ फलस्तीन में सेहूनी तसल्लुत के खिलाफ अरब बगावत उरूज पे थी। वियतनामी फ्रांस के खिलाफ लड़ रहे थे और अफ्रीका में नेल्सन मंडेला जैसे नौजवान साम्राज्य के पंजे चीरने पे तुले हुए थे। ऐसे में एक बच्चा कपवाड़ा के एक गांव त्रिगाम में पैदा होता है, जिसको ये मालूम नहीं था कि वो एक दिन तारीख का अनवान बनेगा। कैसे हैं दोस्तों, मैं ख्वाजा एहसन शहजाद। ये कहानी है मकबूल बट की, जो 18 फरवरी 1938 को कपवाड़ा के गाँव त्रिगाम में पैदा हुए। ये वो दौर था कि जब बरसगीर के अंदर आजादी की तहरीक चल रही थी। 1947 में बरसगीर तकसीम होकर दो रियासतें वजूद में आई, एक पाकिस्तान और दूसरा हिंदुस्तान। कश्मीर जो कभी जन्नत कहलाता था, लेकिन महाराजा की शख्सी हुकूमत के अंधोनाक दौर के बाद अब ये दुनिया के लिए ग्रेट गेम बन चुका था। एक तरफ हिंदुस्तान और दूसरी तरफ पाकिस्तान, और बीच में कश्मीरी अवाम का बिखरता हुआ एक ख्वाब था। ये वो दौर था कि जब दुनिया में आज़ादी की तहरीकें जोरों पे थी। चीन में माओ ज़ेतुंग ने कैसानों और मजदूरों को साथ मिलाकर इनकलाब की बुनियाद रख दी थी। अलजायर ने भी फ्रांस के खिलाफ जदोजहद शुरू कर रखी थी। क्यूबा में फेडरल कास्ट्रो इनकलाब ला रहे थे। अफ्रीकी रियासतें एक एक करके साम्राज्य के पंजे तोड़ रही थी। बरसगीर की तकसीम के बाद कश्मीर को भी गैर फितरी तरीके से तकसीम किया गया। एक हिस्सा भारतीय ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर और दूसरा हिस्सा पाकिस्तानी ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर। मकबूल बट जिंदगी के इब्तदाई दौरानिया से इस गैर फितरी तकसीम से नालां थे। ऐसे में मकबूल बट जैसे नौजवानों के लिए ये सवाल मजीद अहम होता गया कि अगर अलजायर, वियतनाम और क्यूबा आज़ादी हासिल कर सकते हैं तो कश्मीर क्यों नहीं। रियासत में इस इंतशार, इज़्तिराब और बेचैनी की कैफियत की वजह से मकबूल बट ने जवानी के दौर में ही आज़ादी, गुलामी और बगावत के तस्वुरात को महसूस किया। भारतीय ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में 50 की दहाई में शेख अब्दुल्ला की गिरफ्तारी के सबब शदीद हंगामों की लपेट में थी और ऐसे में यहाँ आज़ादी पसंदों के लिए जमीन बिल्कुल तंग कर दी गई थी। भारत इनके नजरिए को कुचलने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था। भारत के खिलाफ जदोजहद करने वालों को जेलों में डाला जा रहा था। इन तमाम तनाज़ुर को देखते हुए मकबूल बट को एहसास हुआ अगर कश्मीर को आज़ादी दिलानी है तो इसके लिए एक मरबूत और मजबूत तहरीक की जरूरत होगी। इसके लिए इन्हें एक ऐसी सरजमीन दरकार थी जहाँ रहकर वो खुल के काम कर सके। इन तमाम तनाज़ुर को देखते हुए मकबूल बट 1958 को भारतीय ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर से पाकिस्तानी ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में आ गए। ये सफ़र महज एक जगराफियाई हिजरत या कोई फरार नहीं था, ये एक इनकलाबी नजरिए का सफर था। मकबूल बट ये जानते थे कि पाकिस्तानी ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में रहकर एक मुनज़्ज़म तहरीक शुरू कर सकते हैं और यहाँ एक ऐसी सियासी क़यादत का चुनाव करेंगे जो सियासी बयानात के अलावा अमली मैदान में आकर मसला कश्मीर पर काम कर सकें। मुजफ्फराबाद पहुँचकर यहाँ के सरहदी मुहाफ़िज़ों ने इन्हें पूछगछ के लिए मुजफ्फराबाद किले में नजरबंद कर दिया। कुछ अरसा की नजरबंदी के बाद मकबूल बट को रहा कर दिया गया, लेकिन वो जान चुके थे कि कश्मीर की आज़ादी का ख्वाब पूरा करने के लिए उन्हें एक वसी मैदान चाहिए। यही सोचकर वो पेशावर की तरफ रवाना हो गए और यहाँ पेशावर यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया। पेशावर में मकबूल बट ने न सिर्फ तालीम हासिल की बल्कि यहाँ सहाफत में भी कदम रखा और यहाँ के एक अखबार अंजाम में भी काम करने लगे। यही वो वक्त था कि जब इन्होंने सहाफत को एक पेशा नहीं बल्कि इनकलाबी तहरीक का हथियार बनाने का फैसला कर लिया। यही वो सोच थी कि जिसने इन्हें अपना अखबार निकालने पर मजबूर किया। ये महज एक अखबार नहीं था कि बल्कि मुज़ाहमत का एक पैगाम था। वसाइल की कमी की वजह से इस अखबार को इन्हें बंद करना पड़ गया। 1961 में इन्होंने पेशावर में ही शादी कर ली। यहाँ मकबूल बट ने यह महसूस किया कि सिर्फ सहाफत ही काफी नहीं कि आज़ादी के लिए उन्हें मुकम्मल जदोजहद करनी होगी। ये 1960 की दहाई थी। कश्मीर में सियासी जमूद था। यहाँ इक़्तिदार में बैठे लोग सिर्फ वक्त गुजार रहे थे। आलमी सतह पर कॉलोनियल निज़ाम खत्म हो रहा था, मगर कश्मीर अब भी दो रियासतों के दरमियान एक सियासी मोहरा बना हुआ था। रिवायती सियासी जमातें यहाँ फिक्री जमूद का शिकार हो चुकी थी। मकबूल बट ने अपने साथियों को अपने साथ मिलाकर महाज राय शुमारी की बुनियाद डाली। 1965 में मकबूल बट ने अमली जदोजहद का आगाज किया
اور اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ مل کر محاذ رائے شماری کی بنیاد رکھی۔ یہ کوئی روایتی سیاسی جماعت نہیں تھی بلکہ ایک ایسی تنظیم تھی جو ایک تحریک تھی، ایک انقلاب تھا اور ایک بغاوت تھی۔ یہ تحریک کشمیر کی عوام کو یہ احساس دلانے کے لیے تھی کہ وہ اپنے فیصلے خود کریں۔ محاذ رائے شماری کے بعد انہوں نے اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ مل کر جموں کشمیر نیشنل لبریشن فرنٹ سے ایک عسکری ونگ تیار کی، جس کا مقصد نوجوانوں کو عسکری تربیت دے کر آزادی کے حصول کے لیے نوجوانوں کو گوریلا وار کے لیے تیار کرنا تھا۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب مقبول بٹ طاقتور حلقوں میں دن بدن مزید طاقتور ہو رہے تھے۔ جون 1966 میں مقبول بٹ اور ان کے ساتھی واپس بھارتی زیر انتظام کشمیر میں لوٹے۔ یہ کوئی عام واپسی نہیں تھی بلکہ ایک انقلابی مشن تھا۔ یہاں ہر مخبر اور ہر جاسوس انقلابیوں کو پکڑوانے کی مکمل تیاری میں تھا۔ یہاں پکڑے جانے کا مطلب یقینی موت تھا۔ ان کی واپسی کا مقصد بھارتی زیر انتظام کشمیر میں مسلح جدوجہد کو منظم کرنا اور یہاں نیشنل لبریشن فرنٹ کے نیٹ ورک کو قائم کرنا اور یہاں باقاعدہ مسلح جدوجہد کا آغاز کرنا۔ مقبول بٹ بھارتی زیر انتظام کشمیر میں موجود تھے تو ایک مسلح جھڑپ کے دوران وہاں بھارتی انٹیلیجنس کا ایک افیسر امر چند مارا گیا۔ اس قتل کا الزام مقبول بٹ اور ان کے ساتھیوں پر براہ راست لگایا گیا۔ بھارت نے انہیں پاکستان کا ایجنٹ قرار دے دیا اور مقبول بٹ اور ان کے ساتھیوں کو یہاں گرفتار کر دیا۔ گرفتاری کے بعد مقبول بٹ کو بھارتی عدالت نے سزائے موت سنائی۔ جب جج نے مقبول بٹ کو سزائے موت سنائی تو یہ وہ لمحہ تھا کہ جب تاریخ نے اپنی سانس روک لی تھی۔ مقبول بٹ نے جج سے ایک ایسی بات کہہ دی کہ جس نے تاریخ کی دیواروں پر ہمیشہ ثبت ہونا تھا۔ کوئی ایسی رسی ابھی بنی ہی نہیں ہے کہ جو مقبول بٹ کے گلے کا پھندا بن سکے۔ یہ محض ایک جملہ نہیں بلکہ انقلاب کا اعلان تھا۔ دنیا کو بتانے کا یہ پیغام تھا کہ موت انقلابیوں کو کبھی نہیں ڈرا سکتی۔ 2 سال بعد دسمبر 1968 میں مقبول بٹ نے سری نگر جیل سے ایک سرنگ کھود کر ناقابل یقین فرار میں کامیاب ہو گئے۔ جیل سے فرار کے بعد وہ ڈائریکٹ پاکستانی زیر انتظام کشمیر میں آئے اور یہاں کے ارباب اختیار نے انہیں شکوک و شبہات کی نظر سے دیکھنا شروع کر دیا، کیونکہ بھارت مقبول بٹ کو قتل، بھارت کے خلاف بغاوت اور عسکری سرگرمیوں کے الزام میں سزائے موت سنا چکا تھا۔ اگر مقبول بٹ جیل میں رہتے تو ممکنہ طور پر انہیں بہت جلد پھانسی دے دی جاتی۔ 18 جون 1969 کو مقبول بٹ، ہاشم قریشی اور امان اللہ خان ڈاکٹر فاروق حیدر خان کے گھر راولپنڈی میں کھانے کی میز پہ جمع تھے۔ اچانک ریڈیو پر خبر نشر ہوئی کہ آرٹیا کے آزادی کی جنگ لڑنے والے 3 نوجوانوں نے ایتھوپیا کے مسافر طیارے پر ہینڈ گرنیڈ اور ٹائم بمبو سے حملہ کر دیا۔ کیونکہ اس وقت ایتھوپیا نے آرٹیا پر قبضہ کر لیا تھا، وہاں آزادی کی مسلح تحریک چل رہی تھی۔ وہاں بیٹھے بیٹھے مقبول بٹ کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ انہیں اپنی آزادی کی آواز کو پوری دنیا تک پہنچانے کے لیے ایک اسی طرح کا کام کرنا چاہیے، ایک طیارہ اغوا کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر فاروق حیدر کے گھر پر یہاں گنگا ہائی جیکنگ کا منصوبہ بنایا۔ جب منصوبہ بن گیا تو ہاشم قریشی کو طیارہ ہائی جیک کرنے کی باقاعدہ تربیت دی جانے لگی۔ تربیت کے بعد ہاشم قریشی واپس سری نگر لوٹے۔ انہوں نے اپنے ایک رشتہ دار اشرف قریشی کو سارا منصوبہ بتایا۔ ہاشم قریشی روزانہ ورزش کے بہانے اشرف قریشی کو قلعہ ہری پربت میں طیارہ ہائی جیک کرنے کی تربیت دیتے رہے۔ گنگا ہائی جیکنگ کے لیے 30 جنوری 1971 کی دن کا انتخاب کیا گیا۔ 30 جنوری کے انتخاب کا مقصد یہ بتایا جاتا ہے کہ ان دنوں بھارتی وزیر اعظم کے بیٹے راجیو گاندھی بطور پائلٹ سری نگر آیا جایا کرتے تھے۔ 30 جنوری 1971 ہفتے کا دن تھا۔ ہاشم قریشی اور اشرف قریشی طے شدہ پلان کے تحت سری نگر ایئرپورٹ پہ پہنچے، لیکن بدقسمتی سے راجیو گاندھی کسی ضروری کام کی وجہ سے نہیں آئے تھے۔ دن 11 بجے سری نگر ایئرپورٹ سے گنگا جموں کے لیے اڑان بھر گیا، لیکن طے شدہ منصوبے کے تحت ہاشم قریشی اور اشرف قریشی نے اس جہاز کو اغوا کر کے لاہور ایئرپورٹ پہ اتارا۔ گنگا ہائی جیکنگ کا بنیادی مقصد کشمیر کو عالمی سطح پر اجاگر کرنا تھا، کیونکہ یہاں دونوں طرف ہندوستان اور پاکستان کی طرف سے ایک فکری جمود تھا۔ امن اور مذاکرات کے نام پر کشمیری عوام کو مکمل فریب میں رکھا گیا تھا۔ 80 گھنٹے جہاز کو لاہور ایئرپورٹ پہ رکھنے کے بعد جہاز کو آگ لگا دی گئی اور جو مسافر سوار تھے انہیں واپس بھیجا گیا۔ آگ لگانے کے وقت ہاشم قریشی جل گیا اور انہیں لاہور کے سروسز ہسپتال میں لے جایا گیا۔ بھارت نے گنگا ہائی جیکنگ کو پاکستانی سازش قرار دے دیا۔ ادھر پاکستان نے گنگا ہائی جیکنگ کے لیے ایک کمیشن بنایا جس کی سربراہی سندھ ہائی کورٹ کے ایک جج جسٹس نور العارفین کو سونپی گئی۔ کمیشن نے انکوائری کے بعد یہ رپورٹ پیش کی کہ گنگا ہائی جیکنگ انڈیا کی سازش تھی اور ہاشم قریشی انڈین ایجنٹ ہے۔ اس کمیشن کی رپورٹ میں ہاشم قریشی، اشرف قریشی، مقبول بٹ اور ان کے ساتھیوں کو حراست میں لے لیا گیا اور انہیں لاہور کے شاہی قلعہ میں بند کر دیا گیا۔ دوران حراست ان قیدیوں پر بحث پناہ مظالم ڈھائے گئے۔ 1971 سے 1973 میں یہاں ٹرائل چلتا رہا۔ تمام شہادتیں ریکارڈ ہوئی۔ ہاشم قریشی کو
इस वाक़े का मरकजी मुलजिम ठहराकर मजमूई तौर पर 19 साल की सजा सुनाई गई। मकबूल भट्ट, अशरफ कुरैशी और दीगर साथियों को रिहा किया गया। दुनिया के आज़ादी पसंद इनकलाबी रहनुमाओं को कहीं कत्ल कर दिया जाता था, कहीं कैद किया जाता था और कहीं दहशतगर्द कह के पुकारा जाता था। जनूबी अफ्रीका में नेल्सन मंडेला कैद थे, चे गवेरा अपनी नजरिए के लिए लड़ते लड़ते मारे गए, यासिर अरफात फलस्तीन में अपनी महकूम अवाम के लिए लड़ रहे थे। दुनिया के ये तमाम आज़ादी पसंद रहनुमा ये जानते थे कि आज़ादी की तहरीकों को दुनिया पहले दहशतगर्द तस्वर करती है, लेकिन जब यही आज़ादी की तहरीकें कामयाब होती हैं तो दुनिया इसे इनकलाब के नाम से जानता था। इस तमाम तनाज़ुर को देखते हुए मकबूल भट्ट ने यह फैसला किया, अगर मैं यहीं पे रहा तो तारीख मुझे एक गुमनाम हाईजैकर के तौर पर याद रखेगी, मुझे वापस जाना होगा, मैंने तारीख जिंदा करनी है। इन आलमी तहरीकों को देखते हुए और कश्मीर की आज़ादी की लगन में 1976 में मकबूल भट्ट ने वापस भारतीय ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में जाने का फैसला किया। यह फैसला तारीख में एक मामला बन गया। आखिर क्यों वो ऐसी जगह जाना चाहते हैं जहां पहले ही उन्हें सजाए मौत सुनाई जा चुकी है, जहां पहले ही वो जेल से फरार होकर इस पार आए थे। 1976 में मकबूल भट्ट जब दोबारा भारतीय ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में पहुंचे तो कुछ वक्त के बाद उन्हें फौरन गिरफ्तार कर लिया गया। ये गिरफ्तारी कोई आम गिरफ्तारी नहीं थी, बल्कि तारीख को दोबारा लिखने का लम्हा था। दुनिया की नजरें फलस्तीन, वियतनाम और जनूबी अफ्रीका पे थी, लेकिन कश्मीर में एक और तरह की कहानी लिखी जा रही थी। ये कहानी मकबूल भट्ट अपने किरदार से लिख रहा था। वहां जाने का मकसद ये था कि भारतीय ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में तहरीक आज़ादी कमजोर पड़ चुकी थी। 1971 में गंगा हाईजैकिंग के बाद वहां तहरीक काफी कमजोर हो चुकी थी। भारत इस तहरीक को मुकम्मल कुचल रहा था और लोगों में बहुत मायूसी फैली हुई थी। मकबूल भट्ट ये चाहते थे वहां NLF को दोबारा से मुतहर्रिक करके नए लोगों को यहाँ इसमें शामिल किया जाए, ताकि लोगों में मौजूद जो खौफ है उसको खत्म किया जाए और मुसल्लह जदोजहद की मुकम्मल तैयारी की जाए। भारतीय ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में मकबूल भट्ट को गिरफ्तारी के बाद श्रीनगर जेल से तहाड़ जेल में मुंतकिल कर दिया गया। मुजफ्फराबाद के किले से लाहौर के शाही किले तक, श्रीनगर की जेल से दिल्ली की तहाड़ जेल तक मकबूल भट्ट ने बेशुमार कैदोबंद की सूबतें जी ली। इन मसाइब और आलाम से दुनिया ये समझ चुकी थी ये तहरीक खालिसतन कश्मीर की आज़ादी की तहरीक है, और मकबूल भट्ट इसको समझाने में मुकम्मल तौर पर कामयाब हो चुके थे। अपनी फहमो फरासत और इल्मी दानिशमंदी के सबब मकबूल भट्ट दिल्ली के तहाड़ जेल में कैदियों में बहुत जल्द मशहूर हो गए। इस बात का सबूत तहाड़ जेल के एक साबिक अफीसर सुनील गुप्ता अपनी किताब में लिखते हैं कि मकबूल भट्ट न सिर्फ कश्मीर के एक अलहदगी पसंद रहनुमा थे, बल्कि वो एक अजीम दानिश्वर इंसान थे जिनके साथ सुनील गुप्ता अपनी अंग्रेजी बेहतर करने की मशक किया करता था। तहाड़ जेल में किसी जेल के अमले या किसी कैदी को अगर कोई परेशानी होती तो मुशावरत के लिए मकबूल भट्ट के पास चले आते थे। 6 फरवरी 1984 को भारतीय सफारत खाने के एक सीनियर सफारतकार रविंदर महात्रे को लंदन में अगवा कर दिया गया, जो उस वक्त लंदन में डिप्टी कमिश्नर के तौर पर काम कर रहे थे। महात्रे का अगवा जम्मू कश्मीर लिबरेशन आर्मी नामी एक तंजीम ने किया था, जो एक अलहदगी पसंद ग्रुपों में से एक थी। अगवाकारों ने इंडियन गवर्नमेंट से ये मुतालबा किया कि मकबूल भट्ट को फौरन रिहा किया जाए। इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से जब मकबूल भट्ट को रिहा नहीं किया गया तो इसी तंजीम ने महात्रे को गोली मारकर कत्ल कर दिया। इंडियन गवर्नमेंट ने सियासी इंतकाम के तौर पर मकबूल भट्ट को रातों रात फांसी देने का फैसला कर लिया, लेकिन मकबूल भट्ट को महात्रे के इस अगवा केस से कोई तल्लुक नहीं था। वो एक दूसरे केस में यहाँ सजाए मौत काट रहे थे। मकबूल भट्ट ने कहा कि मुझे एक ऐसे जुर्म में सजा दी जा रही है जो मेरी जेल से करीबन 7000 मील दूर वाक़या हुआ है। मकबूल भट्ट की फांसी से कबल तहाड़ जेल जाने वाली हर सड़क को ब्लॉक कर दिया गया, हर रास्ता बंद कर दिया गया, दफा 144 का नफाज किया गया, पूरा इलाका एक किला बन गया। भारतीय इंटेलिजेंस अदारे को यह खदशा था कि कोई हेलीकॉप्टर ऊपर से न आए और हमला करे और मकबूल भट्ट को तिहाड़ जेल से निकाल के न ले जाए। इस बारे में सुनील गुप्ता एक साबिक जेल ऑफिसर हैं, वो लिखते हैं कि इन दिनों एक हॉलीवुड की एक फिल्म आई थी जिसमें हेलीकॉप्टर की मदद से कैदियों को बचाया जाता था। भारतीय इंटेलिजेंस ने सुनील गुप्ता और दीगर जेल के अमले को मुतनब्बा किया कि मकबूल भट्ट को भी इसी तरह से बचाया जा सकता है। मकबूल भट्ट की जिंदगी के आखिरी दिन एक सिख मजिस्ट्रेट को बुलाया गया और मकबूल भट्ट को कहा गया कि वो अपनी वसीयत लिखवाए। मकबूल भट्ट ने वसीयत लिखवाने से इनकार करते हुए वसीयत रिकॉर्ड करवाई, लेकिन इस वसीयत को पब्लिक नहीं किया गया। 11 फरवरी 1984 को आखिरी बार उन्होंने नमाज अदा की, चाय पी और फांसी के फंदे की तरफ चल पड़े। मकबूल भट्ट ने बड़े एतमाद और यकीन के साथ मौत को कबूल कर लिया। तहरीके आजादी कश्मीर में मकबूल भट्ट की जलाई गई शम्मा हमेशा के लिए ताबिंदा रहेगी। जिस तरह मकबूल भट्ट को फांसी दी गई, इस पर बहुत से सवालात उठे। मकबूल भट्ट के वकील आरिम तुफेल के मुताबिक जब जेली अदालत में
में सजाए मौत सुनाई जाती है तो हुकूमत इसकी तौसीक के लिए हाई कोर्ट से तस्दीक लेती है, लेकिन जब मकबूल भट्ट के वकील ने सुप्रीम कोर्ट से ये तस्दीकनामा मांगा तो वहाँ पर ये तस्दीकनामा नहीं था। हाई कोर्ट की तरफ से कोई तस्दीकनामा नहीं था। उनके डेथ रेफरेंस पर जज के दस्तखत नहीं थे। भारतीय कानून के तहत मुलजिम को कानूनी मुकम्मल दिफा का हक हासिल है, लेकिन मकबूल भट्ट के वकला को मौसर तरीके से दिफा का मौका नहीं दिया गया। इन पर भारतीय इंटेलिजेंस ऑफिसर अमरचंद के कत्ल का इल्जाम था, लेकिन इस केस में कई कमजोरियां थी जिनको मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज किया गया। मकबूल भट्ट की सजाई मौत को कानून के बजाय इंतकाम का निशाना बनाया गया। मकबूल भट्ट की फांसी के बाद उनके जसदी खाकी को उनके अहल खाना को नहीं दिया गया, बल्कि तिहाड़ जेल के अंदर ही दफनाया गया। बैनुल-अक़वामी कानून के तहत किसी भी कैदी के अहल खाना को उसकी मैयत देने का हक होता है, लेकिन मकबूल भट्ट के मामले में इसे यकसर नजरअंदाज किया गया। मकबूल भट्ट की फांसी के बाद कानूनी और इंसानी हुकूक के अदारों और कश्मीरी अवाम ने इसे अदालती कत्ल करार दे दिया कि इन पर एक गैर शफाफ मुकदमा कायम था। इन खिलाफ वर्जियों की वजह से कश्मीर में मुसल्लह जदोजहद की तहरीक मजीद तेज होती गई। 1984 में मकबूल भट्ट की शहादत के बाद मुसल्लह जदोजहद को मजीद तकवीत मिली। इनकी कुर्बानी के बाद 1989 में कश्मीर में आज़ादी की तहरीक ने शिद्दत इख्तियार की। शहादत के बाद मकबूल भट्ट कश्मीरी अवाम के लिए आज़ादी की अलामत बन गए। कश्मीरी इनकलाबी तंजीमों ने इन्हें अपना इनकलाबी रहनुमा तस्लीम किया, इनकी कुर्बानी को मशअल राह करार दिया। मकबूल भट्ट की शहादत ने कश्मीरी अवाम को मजीद मुस्तहकम किया। इनकी कुर्बानी ने आज़ादी के जज्बे को मजीद तक़वियत दी। मकबूल भट्ट को 1984 में फांसी देने के बाद ये दास्तान ख़त्म नहीं हुई, ये ख्वाब अधूरा नहीं रहा। मकबूल भट्ट मरा नहीं, ये हर उस नौजवान की आंख में चमकता है जो आज़ादी के लिए ख्वाब देखता है। वो हर उस दिल में जिंदा है जो आज़ादी के लिए धड़कता है, क्योंकि इनकलाबी मरते नहीं, तारीख बन जाते हैं। मकबूल भट्ट मरा नहीं, एक तहरीक में तब्दील हो गया। आज 41 साल गुजरने के बाद मकबूल भट्ट को रियासत जम्मू कश्मीर के तुर अर्ज में इनकी इस कुर्बानी को खराज तहसीन पेश किया जाता है और 11 फरवरी के दिन को योम अज़्म नौ के तौर पर मनाया जाता है और ये अहद किया जाता है कि मकबूल भट्ट की जलाई हुई शम्मा की रोशनी में कश्मीर की आज़ादी के लिए अपनी तन मन धन लुटाएंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।